Student, welcome to my channel. My NCERT and engineering classes. Today we start with a new chapter of physics, class 9. Chapter 10, gravitation. So first, पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम चालू करने वाले हैं ग्रेविटेशन, जो कि न्यू चैप्टर है. ओके, तो ग्रेविटेशन आखिर होता क्या है? Let's can be explained by the help of example. यहाँ पे देखिए, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशन इन आवर डेली लाइफ. एग्जाम्पल 1, एक ट्री है, उसमें से एप्पल गिर रहा है नीचे की तरफ. ये किसने देखा? न्यूटन ने. अब न्यूटन ने देखा तो ये एप्पल उसके सिर के ऊपर गिरा या ये एप्पल नीचे गिरा, एक ही बात हुई. यहाँ पे देखिए, बॉल को जब आपने फेंका या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप फेंक रहे हो तो ये क्या रहा है, ऊपर जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद नीचे जाएगा, धरती पे आएगा, ग्रेविटी पे. और सन के चक्कर लगाते हैं कौन? प्लैनेट्स. आपने सोलर सिस्टम में पढ़ा ही होगा. प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? 7 प्लैनेट्स होते हैं, 7 और 8 प्लैनेट्स. मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, जो कि सन के आजू बाजू चक्कर लगाते हैं. तो व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो. Definition of gravitation is the force of attraction between the two objects in the universe. Force of attraction. Between two objects. Okay student, I hope all of you understand. If you have any query and doubt, please write down in comment box. Between two objects in the universe. What is the meaning of this statement? पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो भी अट्रैक्शन होगा फोर्स के थ्रू, वो क्या होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा. अब हाउ अट्रैक्ट, कैसे अट्रैक्ट करेगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट को? तो सबसे पहले तो आप ग्रेविटेशन का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लीजिए. ग्रेविटेशन कैन बी डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. ओके स्टूडेंट, अब हम इसको समझेंगे कि फोर्स कैसे अट्रैक्ट करेगा. यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. ये ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट लिया. ओके स्टूडेंट, अब आप बोलोगे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ देखिए, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं लिए हमने. सपोज कीजिए कि आपने ये लिए है मैग्नेट. अब आप बोलोगे फोर्स लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या करोगे? ये चिपकेंगी. लेकिन यहाँ पे तो ये चिपक ही नहीं रही हैं. क्यों नहीं चिपक रही हैं? ये देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट है, बिग मैग्नेट. ओके, और आप उसके ऊपर ये खड़े हुए हो. ये एक मैन है, एक मैन उसके ऊपर खड़ा हुआ है. इस मैन के हाथ में भी दो मैग्नेट हैं. वो मैग्नेट चिपक क्यों नहीं रही है? आपस में क्यों नहीं चिपक रही हैं? ऐसे
मैग्नेट आपस में क्यों नहीं चिपक रही है, नीचे की तरफ क्यों नहीं चिपक रही है, या मैं पूछूं कि फोर्स ऑफ मैग्नेट जो है किस तरफ लगेगा, मैग्नेट का फोर्स चिपकेंगी, अट्रैक्शन किस तरफ होगा, ऐसे चिपकेंगी दोनों या नीचे की तरफ, जल्दी करिए कमेंट। ऑब्वियस सी बात है, नीचे की तरफ वो मैग्नेट जो है अट्रैक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि नीचे का मैग्नेट बहुत बड़ा है और वो मैग्नेट किस पे रखा है, धरती पे, अर्थ पे, तो अर्थ का मास ज़्यादा होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसी को बोलते हैं हम ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का पूरा लॉजिक डिपेंड होता है उसके मास पे। नाउ कम ऑन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Second topic is universal law of gravitation। ओके, ग्रेविटेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने इन्वेंट करा था या किसने उसको खोज करी थी? न्यूटन गिव्स द universal law of gravitation. Anybody know about what is the statement or principle for universal law of gravitation? Universal law of gravitation statement is every object in the universe. I hope all of you understand. Every object in the universe attracts every other object. क्या मीनिंग हुआ कि जो ऑब्जेक्ट एक दिया हुआ है वो ब्रह्मांड में वो दूसरे एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होंगी, दो कंडीशन, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास। मास कंपल्सरी होता है ग्रेविटेशन में, तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास and inversely proportional to their square of distance between them। ओके स्टूडेंट, स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया? अब अपन स्टेटमेंट को लिख लेते हैं एक बार। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स, किसके थ्रू अट्रैक्ट करेगा? वो क्या अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे? विद द हेल्प ऑफ फोर्स। अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। फोर्स ही उस पर अट्रैक्ट करेगा। दो कंडीशन बताई थी मैंने, अट्रैक्ट तो करेगा फोर्स, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? उनका मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब उनके जो रेडियस है या उनका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विद अ फोर्स विच इज directly proportional to their masses। masses क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक से ज्यादा मास होगा। and inversely proportional to the square of distance between them। डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म B/W होता है। ओके स्टूडेंट,
So read this statement once again. Every object in the universe attract every other object. जो एक ऑब्जेक्ट है या जो हर एक ऑब्जेक्ट है पूरे ब्रह्मांड में, वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को. किससे अट्रैक्ट करेगा वो, या क्या उस पर अट्रैक्ट होगा लगाने के लिए? फोर्स के थ्रू वो अट्रैक्ट करेगा, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अब मास यानी जो भी उसका वेट निकलेगा, वेट वजन निकलेगा वो, लेकिन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उसका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, बीच डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड एज बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. So mathematical representation of universal law of gravitation. आपको in examination point of view there is one question related to this topic. State the universal law of gravitation. तो स्टेट पूछे तो आपको दोनों चीज़ें लिखना पड़ेगा, एक उसका फॉर्मूला सहित जो मैं अभी समझाने वाली हूँ, और एक उसका मेन स्टेटमेंट जो कि हमने अभी लिखा था. तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आपको अगर बोर्ड नहीं दिख रहा है तो मैं रिपीट कर देती हूँ. यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब हम निकालेंगे कि कैसे फोर्स निकाला जाता है किसी डिस्टेंस के स्क्वायर के बीच में, कैसे फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने दो मास लिए हैं, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, सॉरी मास कैसे ले सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट लिए. सपोज आपके पास दो बॉल्स हैं, बिग बॉल लिए हैं, तो यहाँ पे दो बॉल हो गई. एक बॉल का नाम M1, एक बॉल का नाम नहीं है ये मासेस. कीप इट योर माइंड में रखिएगा एक बात, ग्रेविटेशन में पूरा लॉजिक डिपेंड रहता है उसके मास पे. क्यों सन के आजू बाजू प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं? मास के कारण. क्यों सेवफल पेड़ से टपक के नीचे ही गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? ग्रेविटेशन के कारण. ग्रेविटेशन के कारण क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा रहता है. नाउ स्टार्ट दिस डेरिवेशन. पहली बॉल हमने उसका मास ले लिया M2. सिमिलरली बॉल 2 के लिए हमने उसका मास ले लिया M2. फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इज कैपिटल F एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. यहाँ से उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस निकलता है हाफ सर्कल से, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिटन एज D. ओके स्टूडेंट, स्टेटमेंट को आप थोड़ा रिकॉल करिए. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स is attract with a force every other object which is directly proportional to their masses. Force attract करेगा force, तो force is directly proportional to what? क्या दिया हुआ है? Their masses, तो masses will be M1 and M2. I hope all of you understand. And second condition is
एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन इज यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखेंगे हम? एफ इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को 1 के अपॉन में लिखते हैं। 1 अपॉन में व्हाट? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट इज डिस्टेंस डिनोटेड? डिस्टेंस इज डिनोटेड एज डी स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस को डी से कराए और उसका स्क्वायर लगाना था। तो इनवर्सली की फॉलो कंडीशन हो गई और सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों फॉलो हो गया। अब ये दोनों अलग अलग फॉलो ना करते हुए हम अगर दोनों को कंबाइन करके लिख देते हो, हाउ वी कैन रिटन इन कंबाइंड फॉर्म? दोनों में आता क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास कर दो, कितने हैं मास? m1 m2। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ऊपर हमेशा 1 अपॉन रहता है। तो 1 अपॉन, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे तो भी यही आएगा, इंटू 1 तो यही आएगा। तो मत कीजिएगा आप, बस ये आपको पता रहना चाहिए। अपॉन में क्या था? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी स्क्वायर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया है। इफ एनीबडी नो अबाउट कि डायरेक्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो हमारा पास कौन सा साइन आता है? इक्वल टू का साइन आएगा, लेकिन हमको एक कांस्टेंट की ज़रूरत रहती है। यस, वेरी गुड, एक कांस्टेंट की ज़रूरत रहती है। तो अब हम ज़रा इसमें कांस्टेंट लगाते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। What is the condition? कंडीशन क्या आ गई थी? F is directly proportional to m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे फोर्स इजीली निकल सकता है, मतलब इक्वल टू में डायरेक्टली हटाया, कांस्टेंट का साइन आ जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट के लिए हमने G सेलेक्ट किया है। अब वाई वी सेलेक्ट कैपिटल G, क्यों सेलेक्ट करा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो डायरेक्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल टू में G आ गया, जो था एज इट इज लिख दिया m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब वाई वी सेलेक्ट कैपिटल G? बिकॉज कैपिटल G इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांस्टेंट ही रहता है, इसको UGC बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ UGC इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो कांस्टेंट भी हो गया और ग्रेविटेशन का नाम भी हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब मास तो हमारे को दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के कंडीशन से, और हम डिस्टेंस भी लगा देंगे। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट G, कैपिटल G? कैपिटल G को न्यूटन बाबा ने या न्यूटन साइंटिस्ट ने फिक्स करा हुआ है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G? इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होती है आपकी G की वैल्यू। ये G की वैल्यू आपकी फिक्स है। ओके स्टूडेंट, आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी। और आगे भी जब हम
कुछ मास निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटी के कारण, उसमें ये वैल्यू आपको काम आएगी। अब ये नंबर तो फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, बट न्यूटन पर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर कैसे आया, तो वो हम बता सकते हैं कि देखिए यहाँ से आप जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा फोर्स कितना निकला, फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। यहाँ से जी निकाल के बताइए फटाफट बेटा। सो जी इक्वल्स टू डी का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन में m1 m2। एफ इंटू डी स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इतना पूरा होता है nm स्क्वायर और m1 m2 मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, तो केजी का स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट, फोर्स की वैल्यू ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस बिटवीन दैम को मीटर स्क्वायर में हम मेजर करते हैं इजीली इन न्यूमेरिकल्स में और इन फिजिक्स टर्म्स में। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज importance of universal law of gravitation. This topic is also known as uses of gravitation law of gravitation और application भी कहते हैं इनको, मतलब 3 नामों से आएगा आपको। Importance of gravitation, law of gravitation, uses of law of gravitation, universal law of gravitation, and last one is application. Importance of universal law of gravitation. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम अनदर नेम से, यूजेस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कितनी एप्लीकेशन होती है, 2 से 3 एप्लीकेशन होती है। इट कैन बी एक्सप्लेन एज नंबर 1, मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन। नंबर 2, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स नहीं होगा, यस प्लैनेट्स ही होगा, ध्यान रखिएगा एक बार। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द टाइड्स, जो टाइड्स होती हैं ड्यू टू द मोशन अराउंड द सन एंड मून। एंड लास्ट वन इज द फोर्स दैट ब्लाइंड अस टू द अर्थ। इट कैन बी रिटन एज, ओके मैं आपको नोट लिख के दे रही हूँ। फर्स्ट,
ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिख दी है और आपको ये एक्सप्लेन भी कर दी है। सो राइट डाउन फास्ट। फर्स्ट, द फोर्स दैट ब्लाइंड अस टू द अर्थ। पृथ्वी पर जो फोर्स लगता है वो एक इम्पोर्टेंस है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन। जो मून का मोशन रहता है सन पर। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जब घूमते हैं सन के चक्कर लगाता है तो वो भी एक इम्पोर्टेंस है, एप्लीकेशन है, यूजेस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। एंड द टाइड्स, जो टाइड्स होती हैं सन और मून के कारण। Now come to our next topic. Next topic is acceleration due to gravity and weight. Acceleration due to gravity and weight. Anybody know about what is acceleration? या meaning of acceleration? Fast. Yes. Acceleration is the rate of change of velocity. और weight क्या होता है? वजन. तो it can be explained as by the following example. सपोज ये आपका कोई प्लैनेट है, ये आपका मून है, समझ लीजिए ये मून है, इस पे मास है कैपिटल M, ओके, और इसका डिस्टेंस है कैपिटल R। मून का मास है कैपिटल M और उसका जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन है, अभी हम स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्टेंस लिख देंगे R को। अब आपकी कोई सी बुक में, एनसीईआरटी बुक में शायद, जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें डिस्टेंस R से है, लेकिन कभी जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है उसमें स्मॉल d से है। तो आप दोनों से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल R से भी और स्मॉल d से भी, ओके। तो लेट अस एक्सप्लेन। अब मून पे आप एक मैन खड़ा कर देंगे, यहाँ पे ये मून पे कोई खड़ा हुआ है, ओके, जिसका मास है स्मॉल m। मून का मास आपने ले लिया कैपिटल M और मैन जो उस पर खड़ा है राम, समझ लीजिए ये राम है। तो राम का आपने मास ले लिया स्मॉल m, यहाँ पे M R लिख दीजिए। R क्यों लिखा है? क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है राम। अब यहाँ पे अगर हमको फोर्स कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये क्या है? ये उसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। ये MR, ये देखिए यहाँ लिख दिया चाहे यहाँ लिख दिया, ये स्मॉल m मून पे जो आदमी खड़ा है उसका, और एक खुद स्वयं मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस बिटवीन देम है उनके बीच में। तो दिस इज फोर्स, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। F इक्वल्स टू G M, यहाँ पे M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता था, यहाँ पे 2 M है लेकिन एक M कैपिटल M है और इंसान जो राम है उसका M है MR। तो स्मॉल m इंटू R अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? कैपिटल R और उसका स्क्वायर। आया समझ में? कैपिटल M और स्मॉल MR क्यों लिखा है? M1 M2 लिखते थे
यहाँ पे मून का मास कैपिटल M है तो समझ लीजिए वो M1 है, और जो आदमी उस पर खड़ा है, राम उस पर खड़ा है, MR, राम का मास है MR। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं राम का फोर्स इतना निकल चुका है। अब अगर श्याम का फोर्स निकालना है, समझ लीजिए यहाँ पे पॉइंट पे खड़ा है श्याम, तो श्याम के मास को क्या ले लेंगे, स्मॉल m, बस S लिख देंगे, S स्टैंड फॉर श्याम। तो फोर्स इक्वल टू G M अपॉन में R स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि मास ऑफ मून रहेगा और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस भी रहेगा। बस मास ऑफ राम की जगह क्या आ जाएगा, मास ऑफ श्याम। यस, तो यहाँ पे लिख दीजिए मास ऑफ श्याम स्मॉल ms। दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन दिखाई पड़ रही है आपको, दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस बिटवीन देम में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ये तो हमने निकाल लिया। यहाँ से कितना लगेगा ये सब, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। यस, जी एम अपॉन आर स्क्वायर और जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए जो कॉमन है क्यों ना उसको बाहर निकाल लें, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और उसको हम एक कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे लेकिन अपने मन का नहीं, स्मॉल जी। यस, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे आप। दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी ग्रेविटी निकाली हमने, ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट किसी की भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने मून की निकाली है तो मून की। आप मून की जगह अगर प्लैनेट पी लेते तो प्लैनेट की निकाल लेते। ओके स्टूडेंट, तो ये होती है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्मॉल जी वो कहते हैं, विच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको एक्सेलरेशन क्यों बोला गया है, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है। चैप्टर 9 पे जाइए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है, कंडीशन होती थी उसमें फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब हमने फोर्स निकाला था हमको मास तो दिख ही रहा था, ये हो गया था हमारा मास mr या ms, जो भी आपको लेना था। ये राम का लिखा है इसलिए mr ले लिया और श्याम का लिखा है इसलिए ms ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब बात रही एक्सेलरेशन की, तो m तो हो गया इनटू एक्सेलरेशन, बचा कुचा क्या रहा, जी हाँ सही सोचा आपने, एक्सेलरेशन। दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना हो गया, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, और इसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। यही यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो m इंटू ए हो गया, m की वैल्यू आप जो भी रखोगे कैपिटल M, एम आर, एम एस, एम एस श्याम के लिए, एम बी भी रख सकते हो, बबलू, डब्लू, जो भी नाम आपको रखना हो। मास इंटू एक्सेलरेशन, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब आपको अगर दी रखी हुई है मास ऑफ द अर्थ, आपको दे रखा हुआ है, सबसे पहले तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज मत करना, ये जो हम कर रहे थे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम आर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ये फलाना ठिकाना लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा ऐसा फॉर्मूला भी बना सकते हो। तो फोर्स इक्वल्स टू मास, जो भी दिया हो, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, ये मास ऑफ अर्थ इंटू उसका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज ए। एक्सेलरेशन यहाँ पे ए है, लेकिन ग्रेविटी होने से उसको क्या डिनोट कर रहे थे, स्मॉल जी से, तो जी ई। ओके स्टूडेंट,
अब आपको मैं यहाँ पे निकालना बता रही हूँ मास ऑफ अर्थ. Mass of Earth is already fixed. Anybody know what is the value of mass of Earth? 6 into 10 की power 24 kg. Okay student. And radius of Earth is also. आप लर्न भी कर सकते हैं, ये वैल्यू फिक्स है आपकी 6400 kg. इसको अगर आप मीटर सेकंड में निकालोगे तो 6.4 मीटर सेकेंड इनवर्स टू ऐसा कुछ निकलेगा, बट केजी में भी आप रख सकते हो. तो अगर आप इस वैल्यू को यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आपकी जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू भी हमेशा फिक्स रहती है मास ऑफ अर्थ अगर दिया रहेगा तो, क्योंकि मास ऑफ अर्थ भी कितना होता है 6 × 10 की पावर 24. तो जी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, जो कि क्या रहती है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स टू. ओके स्टूडेंट, all of you understand acceleration due to gravity, what is gravity, universal law of gravitation, mathematical expression. Okay, thank you. If you have any query and doubt, please write down in comment box. Bye bye.